नमस्कार, मैं हूं पंकज भार्गव। चुनावों पर हमारी खास पेशकश मेरा वोट मेरी सरकार में एक बार आपका फिर से स्वागत है। आपको बता दें, बीजेपी ने स्मृति ईरानी को अमेठी से राहुल गांधी के खिलाफ चुनावी मैदान में उतारा है। हालांकि स्मृति ईरानी का कहना है कि उन्हें बलि का बकरा पार्टी ने नहीं बनाया है और वो एक बड़ी चुनौती बनकर राहुल गांधी के सामने उभरेंगी। उन्होंने साथ ही साथ ये भी कहा कि अब तक गांधी परिवार जो है उसकी भावनाओं में बहती रही है अमेठी की जनता, लेकिन गांधी परिवार उनकी उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा है। उनसे बात की, स्मृति ईरानी से बात की हमारे नेशनल अफेयर एडिटर उपेंद्र चौबे ने। आइए सुनते हैं क्या कहा स्मृति ईरानी ने। नमस्कार, इस चुनावी पेशकश में आपका स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी ने फैसला ले लिया है कि अमेठी से उनका उम्मीदवार कौन होगा। स्मृति ईरानी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। स्मृति जी, स्वागत है आपका IBN पर। स्मृति, ऐसा क्या है आप में कि कभी आप नई दिल्ली से चुनाव लड़ने की सोचती हैं या पार्टी आपको लड़ाने की सोचती है, कभी आपको अमेठी भेज दिया जाता है, कहीं आप बलि का बकरा तो नहीं है अपनी पार्टी के लिए? देखिए, मेरा ये मानना है कि मैं भाग्यशाली हूँ कि मेरी पार्टी ने मुझमें एक क्षमता देखी, मैं अमेठी में जाकर राहुल गांधी को चुनौती दे सकूं। मैं भाग्यशाली हूँ कि मेरी पार्टी ने मुझमें एक क्षमता देखी, एक चुनौती भरे वातावरण में, जब हिंदुस्तान भर में एक परिवर्तन की लहर है नरेंद्र भाई के नेतृत्व में, तो वही परिवर्तन मेरे माध्यम से अमेठी में भी आए। ये निर्णय जो मेरी पार्टी ने लिया है, मुझे लगता है उसके लिए मैं आज आपके माध्यम से अपनी पार्टी को आभार व्यक्त करती हूं। दुख नहीं हो आपको स्मृति जी कि क्या है, इतने वर्ष आपने पार्टी की सेवा की, उसके बावजूद जो है आपको फिर भेजा जा रहा है अमेठी में? आशीर्वाद पाने से दुख कैसे होगा? कुछ ऐसी खबरें थी, मैं बताऊं आपको, अब ये खबरें थी, चर्चा थी कि स्मृति जी थोड़ी नाराज हैं। नहीं, कि आपने मनोहर पर्रिकर को शायद ये कहा कि ये क्या हो रहा है मेरे खिलाफ, क्योंकि आप गोवा की आप प्रभारी भी हैं। नहीं, मैंने सार्वजनिक रूप से उस रिपोर्टर का खंडन भी किया। आपका अमेठी से लेना देना क्या है मैम आपका? राहुल गांधी का क्या लेना देना है अमेठी से? मैं इस देश की वासी हूँ, मैं इस मिट्टी में पली बड़ी हूँ, तो इस देश का संविधान मुझे अधिकार देता है कि मैं देश की राजनीति में एक प्रतिनिधि बनकर अथवा एक वोटर बनकर भाग ले सकूं। अच्छा, और अमेठी भी आप अमेठी के बारे में 2 चीजें बताइए, आप क्या जानती हैं अमेठी के बारे में? आज अमेठी के बारे में आपको 5 चीजें बताती हूँ। सबसे पहले ये, आप 5 बताएं। आपको 2 चाहिए तो मैं 2 बता देती हूँ कि अमेठी का प्रतिनिधित्व इतने वर्षों से गांधी परिवार कर रहा है। 10 वर्षों से गांधी परिवार और विशेषतः कांग्रेस पार्टी सत्ता में रही, लेकिन अमेठी आज भी विकास से वंचित है। अमेठी का अगर आप पर कैपिटा इनकम देखें तो वो मात्र 10,000 रुपए है, जो उत्तर प्रदेश के पर कैपिटा इनकम से काफी कम है, जो 17,000 के लगभग है। राष्ट्रीय पर कैपिटा इनकम से वो 1/5 बिलो रेंज है। अगर आप देखें तो अमेठी में आज 25 लाख की जनसंख्या के पास 8 एलोपैथिक अस्पताल हैं, जिसमें से मात्र 150 ही बेड्स हैं 25 लाख जनसंख्या के लिए। अमेठी में प्राथमिक शिक्षा के जितने भी साधन है वह टोटली कोलैप्स हो रहे हैं। RTE वहां पर, जो राहुल गांधी बार बार बिल्स की बात करते हैं, अधिकारों की बात करते हैं, RTE मात्र वहां पर 1% स्कूलों में ही लागू हुआ है। अमेठी में आज स्वास्थ्य की बहुत बड़ी चिंता के साथ साथ 24 घंटे ना बिजली है, ना वहां पर स्वच्छ जल है। वहां पर इन सारी चुनौतियों से जो जनता जूझ रही है और गुजर रही है, वो जनता चाहती है कि विकास अमेठी में तो हो। आपका कैंपेन पिच यही रहेगा? जी हाँ, यही रहेगा कि विकास के मुद्दे जो राहुल गांधी ने आपके मुताबिक जिन पर डिलीवर नहीं किया, उन्होंने नहीं किया है, ये सत्य है। आप अमेठी जाकर प्रत्यक्ष इसका उदाहरण देख सकते हैं। लेकिन ये जो चर्चा चल रही है कि स्मृति ईरानी को इससे उतारा गया चूंकि एक और कुमार विश्वास हैं, कवि हैं, आम आदमी पार्टी से हैं, तो दूसरी ओर स्मृति ईरानी को भी लगा दिया जाए। मुझे लगता है राजनीति में इतनी ओछी, ये क्या ये फिल्म चल रही है क्या? इतनी ओछी परिभाषा, एक तो आप एक वरिष्ठ पत्रकार हैं ना, आपको ऐसा ओछा कंपैरिजन करना चाहिए। ओछा कंपैरिजन है? मैं इसलिए आम आदमी पार्टी से कंपैरिजन ओछा? इसलिए ओछा कंपैरिजन कह रही हूँ क्योंकि आप कलाकार है, उसके ऊपर एक प्रश्न चिन्ह लगाते हैं जिस लहजे से आप बोलते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि भारत और स्वतंत्र भारत में मुझ जैसे टैक्स पेयर, और अगर मैं टैक्स पेयर ना भी होती तो भी मुझे संविधान ने अधिकार दिया था कि मैं देश में किसी राजनीतिक पार्टी के माध्यम से अथवा खुद ही स्वतंत्र रूप से एक कैंडिडेट बनूं। मेरी पार्टी ने, मैं काफी भाग्यशाली हूँ कि मुझे कैंडिडेट अमेठी में बनाया। सवाल ये आपके ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाने का नहीं है, मेरी पार्टी के ऊपर भी प्रश्न चिन्ह मत लगाइए। क्यों चुना गया वहां पर? वो मेरी पार्टी की जो चुनाव समिति है, जिन्होंने, मैं पार्टी की उपाध्यक्ष रही हूँ, आज भी हूँ, और कांग्रेस के उपाध्यक्ष को चुनौती देने के लिए मुझे मैदान में उतारा गया है। क्या ये सच नहीं है स्मृति जी कि कहीं ना कहीं आपकी जो दोस्ती है, आपकी जो इक्वेशन है नरेंद्र मोदी से, जो उनका भरोसा है आपके ऊपर, उसी कारण दोस्ती बराबरों में होती है, वो मुझसे काफी वरिष्ठ हैं, मेरे बड़े उसी के कारणवश आपको ये सीट दी गई है? मुझे पता नहीं मुझे सीट क्यों दी गई है। मैंने आज तक संगठन से कभी नहीं पूछा कि मुझे क्यों जिम्मेदारी और कब और कैसे दी जा रही है। जब जब जिम्मेदारी मिली है मैंने उसे बड़ी शालीनता से और बड़े गर्व के साथ स्वीकार किया। मैं इससे ये पूछ रहा था सवाल आपसे, चूंकि 2003 में आपने बीजेपी ज्वाइन की और 2004 में हमने देखा कि आप तो नरेंद्र मोदी के एकदम खिलाफ थी, एक दिन के लिए सही,
लेकिन आपने कहा था कि नरेंद्र मोदी को अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए। आपके कोट्स हैं जहां पर आपने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी और एल.के. आडवाणी सरीखे नेताओं के खिलाफ ही तो बड़ा जुर्म किया जा रहा है कि उनको ब्लेम किया जा रहा है जो कुछ गुजरात में हुआ। नरेंद्र भाई को अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए। आपने जो टिप्पणी और विशेषता मेरे अनुरूप करने का प्रयास किया है वो टिप्पणी थोड़ी बहुत गलत है। मैं इतना ही कहूंगी कि एक दिन के लिए सही एक वाक्य मैंने उनके खिलाफ जरूर बोला, और ये नरेंद्र मोदी की उदारता है कि उन्होंने मुझ में जो क्षमता देखी है कार्यकर्ता के नाते, उन्होंने मुझसे कहा कि आप अपनी क्षमता के आधार पर संगठन के माध्यम से लोगों के बीच में काम कीजिए। अगर आपको लोगों को आंकना है तो एक पत्रकार की नजर से मत आंकिए, अपने संगठन में और लोगों के बीच में काम करके उस व्यक्ति को आंकिए। तो आज मैं नरेंद्र मोदी की उदारता का एक जीता जागता प्रमाण हूं। आप अपने आप को एक जीता जागता प्रमाण बताती हैं, लेकिन फिर मुझे यही बताइए कि लाल कृष्ण आडवाणी जी को भला क्या समस्या हो सकती है नरेंद्र मोदी से? वो अपने सब पदों से इस्तीफा क्यों देते हैं? आडवाणी जी ने भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता और पदाधिकारी और नेतृत्व को न सिर्फ पाल पोस कर बड़ा किया है, न सिर्फ मार्ग दिखाया है, बल्कि कार्यकर्ता निर्माण में उनकी प्रमुख भूमिका रही है हमारे संगठन में। आडवाणी जी से आपका निजी परिचय है भूपेंद्र जी, अगर आप चाहें तो आप उनका इंटरव्यू कर सकते हैं। मैं उनकी तुलना में काफ़ी छोटी हूं और उनके साथ पारिवारिक, क्योंकि उनकी पुत्री के साथ मेरी मित्रता भी है। मैं इतना ही कहना चाहूंगी कि आज तक भारतीय जनता पार्टी में जो भी कदम लिया गया और अभी भी भारतीय जनता पार्टी जिस स्तर पर इस युद्ध को लड़ रही है, आडवाणी जी का पूर्ण आशीर्वाद हमें प्राप्त है। कहीं ऐसा तो नहीं स्मृति जी कि आप बखूबी जानती हैं कि हवा किस ओर है और उसी ओर हो लिया जाए? पहले आडवाणी जी मैं पतंग नहीं हूँ, मैं व्यक्ति हूँ, जीती जागती। समय आ रहा है तो मैं पतंग नहीं हूँ, मैं व्यक्ति हूँ। व्यक्तित्व आपका बरकरार है। मेरा व्यक्तित्व तब भी था जब मैं राजनीति में नहीं थी, मेरा व्यक्तित्व तब भी था जब मैं तुलसी वीरानी नहीं थी, मेरा व्यक्तित्व तब भी था जब मैं भूपेंद्र चौबे से मुखातिब नहीं। आपको ये नहीं लगता कि कहीं ना कहीं आप अपनी ही छवि में कहीं फंसी हुई हैं? आप क्योंकि एक टीवी स्टार हैं, इसलिए बार बार ये जितने पद आपको जो मिले हैं, आप बीजेपी के महिला विंग की आप चीफ रह चुकी हैं, आप अभी उपाध्यक्ष हैं पार्टी की, महाराष्ट्र में आप नेशनल सेक्रेटरी रह चुकी हैं, ये जो सारे पद हैं। आप किसी भी कलाकार का राजनीतिक इतिहास देखें, किसी ने भी इतने पद पर कभी भी जिम्मेदारी नहीं निभाई है। हमारे संगठन में किसी को सिर्फ पद देने के लिए पद दिया नहीं जाता, व्यक्ति विशेष को जिम्मेदारी तब मिलती है जब उनका संगठन में कार्यकर्ता और संगठन निर्माण का एक इतिहास रहा हो और जब उन्होंने सफलतापूर्वक ये काम किया हो। क्या ये सच नहीं है कि बीजेपी में मेरी सफलता का प्रमाण है? एक पेट्रियार्कल सेंटिमेंट नहीं है क्या मैडम? जी नहीं, बीजेपी में नहीं। आपको नहीं लगता? आपको लगता है भारतीय जनता पार्टी, उमा भारती हो, वसुंधरा राजे हो, आपको लगता है भाजपा पुरुष प्रधान महिलाओं के लिए एक ग्लास सीलिंग नहीं है? नहीं, मुझे लगता है ये आपका एनालिसिस सही नहीं है। भारतीय जनता पार्टी एकमात्र ऐसी पार्टी है जिसने भारत की राजनीति में अपने संविधान को बदल के, एक पुरुष अध्यक्ष ने इस संविधान को बदलकर महिलाओं को 33% का आरक्षण संगठन में दिया, और कांग्रेस पार्टी की अध्यक्षा स्वयं महिला होकर भी यह आरक्षण महिलाओं को अपने संगठन में नहीं दे पाई। तो ये इस बात का प्रमाण देता है कि भारतीय जनता पार्टी पुरुष प्रधान नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता मात्र यही है कि आप राष्ट्र को सर्वोपरि करें, पुट नेशन फर्स्ट, और उस पूरे संघर्ष में, उस पूरी श्रृंखला में जितना पुरुषों का योगदान है उतना ही महिलाओं का। मुझे ये बताइए कि क्या आपने नरेंद्र मोदी जी ने आपको कहा कि आप अमेठी से चुनाव लड़ें? मैं अपने संगठन में किससे क्या बात करती हूँ, मेरे संगठन में मुझे कौन कैसे जिम्मेदारी देता है, उसका बयान वखान अथवा उस पर सार्वजनिक चर्चा और टिप्पणी नहीं करती। नहीं, मैं इससे पूछा था क्योंकि देखिए कांग्रेस में तो होड़ लगी हुई है कि नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ कौन लड़ेगा बनारस से। कहीं ऐसा तो नहीं कि बीजेपी में भी कुछ लोग थे जो सोच रहे थे कि हम भी लड़ जाएं कहीं से? तो कोई भी स्पेकुलेशन जीवन में करते नहीं हूँ, मुझे ये जिम्मेदारी मिली जो मैंने स्वीकार की। अंत में आपसे पूछना चाहूंगा स्मृति कि अमेठी में आपने कहा कि आप डेवलपमेंट का एक मुद्दा, विकास का मुद्दा आप लेके चलने वाली हैं। कुछ बातों से आपने हमें वाकिफ भी कराया आपने। क्या यही पूरा का पूरा आपका मुद्दा रहेगा? क्योंकि हम देखते हैं कहीं कहीं मोदी जी भी आपके जो प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार हैं वो कहते हैं कि AK-49 कहीं अरविंद केजरीवाल के और आम आदमी पार्टी के बारे में बोलते हैं, कभी सडनली वो इटालियन मरीन्स के बारे में बोलने लगते हैं, और लगता है कि जो फॉरेन ओरिजिन्स का इशू है गांधी परिवार का वो भी कहीं आगे आ रहा है। स्मृति ईरानी के लिए क्या मुद्दा रहेगा? मुझे लगता है देश के सामने जो प्रामाणिक विषय हैं, चाहे वो आंतरिक सुरक्षा से संबंधित हो, चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय एक भारत का अंतर्राष्ट्रीय जो पोजीशनिंग हो, चाहे वो महंगाई का मुद्दा हो, भ्रष्टाचार का मुद्दा हो, नरेंद्र भाई ने अपनी सभी सार्वजनिक रैलियों में हर विषय पर टिप्पणी की है, और ये काफी सराहनीय है कि सभी चैनल्स ने उसको बखूबी दिखाया भी है। मैं इतना कहना चाहूंगी कि अमेठी की जनता ने वर्षों से भावना में बहकर एक परिवार को अपना समर्थन दिया, इस अपेक्षा के साथ कि विकास होगा। उस अपेक्षा की उपेक्षा कांग्रेस पार्टी ने की है। तो जो कांग्रेस पार्टी 10 साल सत्ता में रहकर भी अमेठी का विकास नहीं कर पाई, अब वही
कांग्रेस पार्टी विपक्ष में जाने की तैयारी कर रही है, तो विपक्ष में रहकर भी वो अमेठी में विकास नहीं कर पाएंगे और विकास का यही मुद्दा लेकर मैं जनता के बीच में। स्मृति जी, 16 मई के बाद क्या होगा? आप अमेठी में रहेंगी या दिल्ली वापस आ जाएंगी, मुंबई चली जाएंगी? मैं जहां भी जाऊंगी मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप कहीं ना कहीं कैमरा के साथ जरूर हाजिर नहीं, लेकिन अपने बारे में बताइए मुझे। मैं अपने अमेठी में रहेंगी कि नहीं रहेंगी? बिल्कुल, मैं जा रही हूँ लड़ने के लिए, जा रही हूँ लोगों की आवाज बनने के लिए। ऐसा नहीं कि आप अमेठी से जिस दिन चुनाव खत्म अगर हार गए तो फिर आगे की कुछ सोचिए, जीत गए तो बात और है। भूपेंद्र जी, अमेठी से चुनाव लड़कर भी राहुल गांधी वहां नहीं रहते। आपका मन नहीं करता कभी वो आपके साथ इंटरव्यू में बैठे और आपको अमेठी के बारे में जवाब दें? चलिए स्मृति ईरानी, आपने हमारे सभी सवालों को बखूबी जवाब दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।